तभी आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। दोस्तों, आपका एक कदम आपके लिए भी अच्छा होगा, दोस्तों हमारे लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों के अलावा ये इतने प्रश्न आपके लिए सफिशिएंट नहीं हैं। आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के करीब पहुँचेंगे दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या किसी भी अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। आपका पहला कथन क्या कह रहा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फ़ौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या उपर्युक्त सभी। तो भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों कौन से हैं? तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कूट में से जो सही उत्तर क्या है कि भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि आपका ये सभी कथन क्या हैं? सही हैं। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निरयाकस को सौंपकर भारत से लौट गया। दूसरा, निरयाकस सिकंदर का जल सेनापति था। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। दूसरा, भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। इसमें से आपको बताना है, कूट से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था, बिल्कुल सही है। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला, तो केवल पहला कौन से कूट में? ए दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, झेलम के युद्ध को हाइड स्पीचीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है कि प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। आपको बताना है कि सही कूट से सही उत्तर केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, अगर यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्न कथनों की बात करें तो झेलम के युद्ध को हाई डेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये कथन सही है। प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? आपके ऑप्शन है, निरयाकस, अर्निसिक्टस, डायमेकस, अस्टिबोब्यूलस, अरिस्टोब्यूलस। पहला है निरयाकस, दूसरा है ऑनेसिक्टस, दूसरा है डायमेकस और चौथा है अरिस्टोब्यूलस। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो दोस्तों, जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों डायमेकस। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? पहला है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश।
तो फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ये भी बताएं। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में जिस एक का शासन था वो था नंद वंश। तो ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दारा प्रथम के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई। दारा की यूनानी स्काईलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। दूसरा है, दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 22वां प्रांत था। कंबोज एवं गांधार पर भी उसका अधिकार था। तीसरा है, दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम। से यह पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया था। तो प्रयुक्त कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि उत्तर क्या होगा। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, उपर्युक्त कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या हैं आपके सही हैं। तो कौन से कूट पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आज का अगला प्रश्न क्या है? जरकचीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश कैसे हुआ? आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि जरकसीज की मृत्यु के बाद उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अर्धजरकसीज प्रथम एवं अर्धजरकसीज द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। दूसरा है, पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व द्वारा दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला गोमामेला के युद्ध यानी 332 ईस्वी में पूर्वी बुरी तरह परास्त किया था। इस प्रकार पारसियों का विनाश हुआ। तो दोस्तों अगर बात करें तो जरकसीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य के विनाश के बारे में, तो दोस्तों पहला कथन क्या है कि जरसीज की मृत्यु के बाद उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अर्धजरकसीज प्रथम एवं अर्धजरकसीज द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। यह सही है। अगला, पारसियों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। ये सही है दोस्तों। तथा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला गोमोला के युद्ध 332 नहीं दोस्तों 331 होगा यहाँ पे 300, ये 331 होगा, 331 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए गलत हो गया केवल पहला, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के क्या कारण थे? पहला है, ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता थी। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व। चौथा है, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति। तो प्रयुक्त कूट से कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें अगर बात की जाए तो ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, ये भी सही है। भारत में पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ, ये भी सही हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामाजिक, सामरिक और आर्थिक महत्व, ये भी सही है। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति, ये भी सही है। तो प्रयुक्त कूट से सही कूट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है, पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। तीसरा, ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। चौथा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। उपर्युक्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों अगर बात की जाए ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सभी प्रभाव भारत पर पड़े थे। तो चारों ऑप्शन कौन से कूट पे? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन की, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा कर के, और वन लाइनर आप देखना चाहते हैं तो यूपीएससी के नाम से उसमें प्लेलिस्ट है, आप उसमें वन लाइनर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। दूसरा है, भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। तीसरा है, सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। चौथा है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है।
उपर्युक्त कूट से सही कथन का चुनना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपके चारों ऑप्शन सही हैं। तो चौथा इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। पहला है सिंधु तथा झेलम, दूसरा है झेलम तथा चिनाब, तीसरा है चिनाब तथा रावी, चौथा है रावी तथा व्यास। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि उत्तर। तो दोस्तों प्राचीन नगर तक्षशिला में किनके बीच में स्थित है। तो तक्षशिला स्थित है झेलम और सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिकंदर के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व कर दी गई। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्क वर्तमान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आया। तीसरा, सिकंदर के आक्रमण के समय अशमक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि क्या उत्तर होगा। सही कूट से सही का चयन। सिकंदर की बात करें दोस्तों तो इसमें ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो तीनों कथन कहाँ हो, डी पे राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, साइरस प्रथम के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था। थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की प्लीनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया था। बिल्कुल सही है। अगला, साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। उसका पुत्र कैस्पिसीज द्वितीय उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। वह गृह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय में हखामानी साम्राज्य यानी ईरानी साम्राज्य का भारत की ओर विस्तार न हो सका। तो ये दोनों ही कथन क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। ऊपरी कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि सौतांत्रिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि सर्वस्तिवादियों, ये गलत छप गया दोस्तों, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिव्य विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। दोनों ही कथन आपको बताने हैं ऊपरी कूट से कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारत के धार्मिक इतिहास की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम कथन की बात करें तो दोस्तों ये हमारा पहला गलत हो जाएगा दोस्तों और दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा बी पे राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। दोस्तों महाधार्मिक घटना महामस्त अभिषेक निम्नलिखित में जिससे संबंधित है किसके लिए की जाती है। तो ये की जाती है बाहुबली के लिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय को केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणमय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति लंबित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों
पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो दूसरा सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति निलंबित करता है। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे दे रहा है? बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो फटाफट से बताइए कि कौन सा कूट सही होगा। दोस्तों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें डी कथन हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला आचार्य है, दूसरा सिद्धांत। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, घोषाल, आजीवक, शून्यवाद, पशुपत और जैन। इसमें से सही कूट कौन सा है आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो लकुलिश का क्या हो जाएगा? शून्यवाद सिद्धांत दिया था। नागार्जुन की बात करें तो ये, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर हम लकुलिश की बात करते हैं तो लकुलिश पशुपत हो जाएगा, नागार्जुन शून्यवाद हो जाएगा, और भद्रबाहु की बात करें तो जैन हो जाएगा, और घोषाल अजीवक संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1। 3, 4, 2, 1 बी पे। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कन्हेरी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैन धर्म के पतन में निम्नलिखित कौन से कारण थे? अहिंसा पर अत्यधिक बल के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफ़ी असहज साबित हुआ। ये सही है। दूसरा है, जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके अनेकतावाद, द्वैतवाद, तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के वश की बात न थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। ये भी सही। तीसरा है, जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः आश्रय के अभाव से जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। मुझे कूट से चयन करना है, तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नवीन धर्मों की उत्पत्ति के क्या कारण थे? प्रश्न क्या है? नवीन धर्मों की उत्पत्ति क्या कारण थे? पहला, वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञ की परंपरा, जाति प्रथा की जटिलता, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। चौथा है, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। दोस्तों इसमें से वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञ की परंपरा, ये भी सही है। जाति प्रथा की जटिलता, ये भी सही है। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, ये भी सही है। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था विस्तार, ये भी सही। तो चौथा कहाँ पे? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। कैवल्य के विषय में, कैवल्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल कर लेता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं है। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पहले 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सही। तीसरा, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन, जिन अर्थ, निर्ग्रत जैसी उपाधियाँ मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, या वेद की अपरूपीयता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। बिल्कुल सही। सही कूट का चयन करना है। तीनों कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी, ए पे दे रहा है। तो ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जैन संगतियाँ के विषय में कौन सा सही है? पहला है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन,
मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति के जैन आचार्य स्वस्ति से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, ये भी सही। तीसरा है कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया। तीनों कथन सही हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कूट का चयन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैन मतवलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। दूसरा, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, केवल एक या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित कथन को पूछा कि जैन मतवलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। तो केवल पहला सही है। और ठीक है, तो केवल पहला सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।